हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सबसे पहले वैक्सीन से स्टार्ट करेंगे कि वैक्सीन्स होती क्या है। फिर हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे कि कितने तरीके की वैक्सीन्स होती हैं विद एग्जांपल्स के साथ। और बिफोर स्टार्टिंग की वैक्सीन एक्चुअल में होती क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, तो सपोज करो कि कोई एंटीजन है, वो हमारी बॉडी में एक्सपोज हुआ है हमारी बॉडी से। तो जब कोई एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी एनकाउंटर करती है तो एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड होता है। अब वो जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें होता क्या है, उसमें हमारी जो सेल्स होते हैं बॉडी के, दैट इज दी बी सेल, टी सेल या मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये उस पैथोजन को डिटेक्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके एलिमिनेशन करवाने के लिए हेल्प करते हैं कि वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो। तो इन सब के दौरान जब भी कोई ऐसा होता है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्यों बोला? ये हम जानबूझ के एंटीजन बॉडी में डाल रहे हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर किसी डिजीज से बचाना होता है तो हम जो भी पैथोजन होता है, सपोज करो अगर मुझे किसी को इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाना है तो मैं इन्फ्लुएंजा वायरस का कुछ पार्ट या होल ऑर्गेनिज्म यूज करूंगी एज एन वैक्सीन के तौर पे, और उसको किसी जिनको मुझे बचाना है, जिन भी इंडिविजुअल को, तो उसकी बॉडी में एक्सपोज करवाऊंगी। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैंने क्यों बोला? क्योंकि हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ये एंटीजन को एक्सपोज करवा रहे हैं उस इंडिविजुअल की बॉडी में। ठीक है ना। एक्टिव क्यों बोला? क्योंकि जब कभी भी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होगा फॉरेन सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद, तो वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कराएगा उसको एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और जो मटेरियल इंड्यूस करते हैं इस आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को, उनको हम बोलते हैं एंटीजन। उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। या इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मिक्सचर ऑफ एंटीजन होते हैं। मतलब इसमें हम कुछ पार्ट ही उस फॉरेन सब्सटेंस का लेते हैं। जैसे हमने उसका एक डीएनए का सीक्वेंस एज एन एंटीजन ले लिया, या उसका कोई प्रोटीन एज एन एंटीजन ले लिया। ठीक है, तो हम उसमें कोई पार्ट या कोई एक्सोटॉक्सिन जो वो प्रोड्यूस कर रहा हो, कोई भी टॉक्सिन, हमने उसको एज एन एंटीजन ले लिया। तो हम उसको पूरा एज एन होल भी यूज कर सकते हैं बाय मॉडिफिकेशन और बाय उसको इनएक्टिवेट करवा के, मतलब किल करा के, और या फिर हम उसका कोई पार्ट भी यूज कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को मतलब जब हम कोई आर्टिफिशियली कोई भी एंटीजन को किसी बॉडी में, इंडिविजुअल की बॉडी में एक्सपोज कराते हैं और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, तो उसको बोलते हैं हमने उस इंडिविजुअल को वैक्सीनेट करा है, मतलब वैक्सीन दी है। ठीक है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि हमने उस इंसान को वैक्सीन दी है, एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ये वैक्सीनेशन हुआ है। तो जब हम कोविड-19 में थे और डिफरेंट टाइप की वैक्सीन आई थी, तो उसमें हमने उस वायरस का कुछ पार्ट म्यूटेट कर दिया था, उसकी पैथोजेनिसिटी को मार दिया था। मतलब कि वो डिजीज कॉज तो नहीं करेगा, वो कोविड नहीं करेगा, बट हाँ इम्यूनोजेनिसिटी को मतलब इनहेंस करा था, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम था वो प्रवोक हो गया था और उसने एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का स्टार्ट कर दिया था उस वायरस के अगेंस्ट। इसलिए हम वैक्सीन ले रहे थे और इस प्रोसेस को बोल रहे थे हम वैक्सीन। जो टर्म होती है वैक्सीन, इसको एक लैटिन वर्ड से ड्राइव करा गया है, वैक्सीनस। ठीक है, तो ये तब था जब वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ था स्मॉल पॉक्स के दौरान, जब काऊ में स्टडी हो रही थी। ठीक है ना।
from cow. So it can be defined as a non-toxic, non-virulent preparation of antigen material that can be used to induce long-term humoral as well as cell-mediated immune response against pathogen. So vaccine को हम क्या बोल सकते हैं, ये non-toxic भी हो सकती है, ये non-virulent भी हो सकती है. अब प्रिपरेशन होती है एंटीजन की जिसमें हम जो ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी से रिलेटेड और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट दैट पैथोजन के अगेंस्ट. सो अब टाइप्स ऑफ एंटीजन क्या होते हैं एंड यूज इन द वैक्सीन. देखो अब अगर जो हम बोलते हैं कि हम एंटीजन यूज कर रहे हैं वैक्सीन प्रोडक्शन में, तो वो एंटीजन क्या होता है, वो होल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है, और अगर वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कोई भी पैथोजन होगा उसका सब सेल्यूलर फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं, सब सेल्यूलर फ्रेगमेंट्स, जैसे उसका कोई भी प्रोटीन, उसका कोई भी सीक्वेंस जो इम्यूनोजेनिसिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये एंटीजन ही है जो हम यूज करते हैं वैक्सीन में. मोस्टली जो वैक्सीन होती हैं उसमें हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, जिसमें हम उनको मॉडिफाइड कर देते हैं, ठीक है, या तो हम उसको मॉडिफाइड कर देते हैं यानी कि एटीन्यूएट कर देते हैं, या फिर हम उसको ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं और मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी को मार देते हैं और उसकी इम्यूनोजेनिसिटी को मेंटेन करके रखते हैं. वरना हम कोई उसका कोई भी, जैसे कि जो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है उसको यूज करके, या उसका कोई पॉलीसेक्राइड है उसको, या कुछ भी पार्ट उसका लेकर के हम एक एंटीजन का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है. अगर मैं पूरा ऑर्गेनिज्म यूज ना करूं तो उसका कोई सब सेल्यूलर फ्रेगमेंट के उसमें भी कर सकते हैं. अब मैं वैक्सीन के टाइप बताऊंगी. तो सबसे पहले आती है होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन. जो होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन होती है इसके भी दो टाइप्स होते हैं. एक होती है लाइव बट एटीन्यूएटेड. लाइव बट एटीन्यूएटेड का मतलब है जिंदा है वो पैथोजन, बट उसको ऐसे मॉडिफाइड करा है कि उसकी जो पैथोजन कॉजिंग टेंडेंसी है वो नहीं है, ठीक है. जो भी पैथोजन वो कॉज करेगा वो पैथोजन कॉजिंग टेंडेंसी वो नहीं है, बट उसकी इम्यूनोजेनिसिटी वो मेंटेन्ड है, ठीक है ना, वो मेंटेन्ड है. दूसरी जो होती है वो होती है इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल सेल और वायरल पार्टिकल, ठीक है. इसमें मतलब क्या है, ये बैक्टीरियल सेल और वायरल पार्टिकल हटा दो. इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट कर देते हैं, ईदर हीट करके या केमिकल ट्रीटमेंट देके. तो अब अगर मैं बात करूं कि लाइव बट एटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी होती है. लाइव बट एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने कोई भी पैथोजन होता है उसको ग्रो करवाते हैं, किसमें, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है. उसका मतलब टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट कंडीशन को ऑल्टर कर देते हैं और उसको एक अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसकी जो जीन्स होती हैं वो म्यूटेट कर जाती हैं, तो म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, जीन्स में उसकी म्यूटेशन हो जाती है, क्योंकि उसको सरवाइव करना है. वही कि अगर आपको इस नेचर, अगर आप चाहते हो नेचर आपको सेलेक्ट करे डार्विन की थ्योरी, तो आपको अपने आप को नेचर मतलब अडेप्ट करते रहना होगा, आप अपने आप को म्यूटेट करते रहना होगा. सो उस अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करने के लिए वो ऑर्गेनिज्म म्यूटेट करेगा, जिसकी वजह से जो वो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपनी
सिटी को लूज कर देगा, मतलब खो देगा, बट अपनी इम्यूनोजेनिसिटी को, दैट इज सिटी को मेंटेन करके रखेगा कि वो इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइव बट एटेन्यूएटेड वैक्सीन, कि इसमें पैथोजन जिंदा है बट हमने उसको मॉडिफाइड कर दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइव बट एटेन्यूएटेड वैक्सीन। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें जो पहला एडवांटेज है वो है, इसमें जो इम्यूनोजेनिसिटी होती है, ये जब बॉडी में एंटीजन जाता है तो बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज प्रोलॉन्ग इम्यूनोजेनिसिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, विद इन दैट इंडिविजुअल। सो ये क्या करता है, प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से आपको बूस्टर डोजेस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो रिपीटेड बूस्टर डोजेस इसमें नहीं चाहिए होती है, रिपीटेड बूस्टर डोजेस इसमें आपको नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, एक बार में ही काम हो जाएगा। बट जो इसका मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो ये रिवर्ट बैक कर जाता है, कि ये जो पैथोजन है ये अपनी वायरुलेंट स्टेट पे दोबारा से रिवर्ट कर सकता है। ठीक है, सो मे रिवर्ट टू अ वायरुलेंट फॉर्म, ये अपनी वायरुलेंट फॉर्म पे रिवर्ट बैक कर जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं इस टाइप की वैक्सीन का, तो जैसे कि सेबिन पोलियो वैक्सीन जो थी, ठीक है, वो एक एटेन्यूएटेड वैक्सीन थी जिसमें 3 एटेन्यूएटेड स्ट्रेन थे पोलियो वायरस के। ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन में जाकर के IgA एंटीबॉडी को सेक्रीट कर रही थी, जो इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोवाइड कर रही थी अगेंस्ट द एक्वायर्ड पोलियो वायरस। ठीक है, तो ये जो सेबिन पोलियो वैक्सीन थी, इसमें हमने बैक्टीरिया में एक्चुअल में 3 एटीन्यूएशन हुई थी। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, ये इंटेस्टाइन में जाकर के आपकी IgA एंटीबॉडी का मतलब सेक्रीशन कर रही थी, क्योंकि IgA जहां भी सेक्रीशन होता है वहां प्रेजेंट होती है, और एक इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोवाइड कर रही थी इस पोलियो वायरस से। ठीक है ना, इसके आगे अभी हमने ये लाइव बट एटेन्यूएटेड वैक्सीन को पढ़ा है, अब हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को पढ़ेंगे। अब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन सी होती है? देखो, इनएक्टिवेटेड का मतलब ही है कि किल वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन बोल सकते हो आप इसे। अब ये कैसे प्रोड्यूस होती है? तो ये जो किल्ड वैक्सीन होती है, ये प्रोड्यूस होती है जब हम अपने पैथोजन को, जो भी हमारा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है, हम उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। अब वो इनएक्टिवेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हीट के तौर पे कर लो, या फिर उसको केमिकल ट्रीटमेंट दे दो। ठीक है, या तो हीट के थ्रू कर लो या केमिकल ट्रीटमेंट दे दो, जिसकी वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या नहीं करेगा, वो मल्टीप्लाई ही नहीं करेगा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ये जो इनएक्टिवेशन होता है वो कुछ इस तरीके से कैरी किया जाता है, जिसमें जो स्ट्रक्चर होता है या एपिटोप होते हैं एंटीजन की सरफेस पे, कि जो भी एंटीजन है सपोज करो उसकी सरफेस पे जो भी एपिटोप्स होंगे, ठीक है ना, ये सपोज करो ये एपिटोप्स है, और ये कोई भी स्ट्रक्चर है, सपोज करो कुछ भी है, कोई प्रोटीन है, कुछ भी है, ये मेंटेन रहता है। इस तरीके से हम इसको हीट करते हैं, इनको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे कि अगर हम हीट कर देते हैं, तो हीट कभी कभार क्या करती है कि प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं पैथोजन के अंदर, उनको डिग्रेड कर देती है। तो इसलिए हम हीट का बहुत रेयर यूज करते हैं, रेयर मतलब हीट के प्रेफरेंस में हम केमिकल ट्रीटमेंट ज्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके जो भी प्रोटीन होते हैं या एपिटोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको मेंटेन करके रखती है। तो जैसे हम
अगर केमिकल ट्रीटमेंट की बात भी करें तो या तो हम फॉर्मल्डिहाइड का यूज करेंगे, ठीक है, या फिर हम अल्काइलेटिंग एजेंट्स का। अल्काइलेटिंग एजेंट ज्यादा कॉमन है, अल्काइलेटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ये जो वैक्सीन होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ये इफेक्टिव होती हैं बट लेस इम्यूनोजेनिक होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि वो लाइव बट एटीन्यूएटेड, वो ज्यादा प्रोलॉन्ग वो प्रोवाइड कर रही थी इम्यूनिटी, बट ये लेस इम्यूनोजेनिक होती है, ठीक है। तो अगर लेस इम्यूनोजेनिक है तो आपको बूस्टर डोजेस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। देन ये मेनली ह्यूमरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को नहीं कर पाती है, तो इसलिए ये सिर्फ IgA का सेक्रीशन करती है, मतलब कि दैट इज आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी को ही करती है। और मैंने बता ही दिया है कि इसमें जो डोजेस लगती हैं वो भी एक से ज्यादा होती हैं, बट ये एज कंपेयर टू दैट लाइव बट एटीन्यूएटेड वैक्सीन ये ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें वायरुलेंसी रिवर्ट हो सकती है, किसी भी वायरुलेंट फैक्टर रिवर्ट हो सकता है किसी भी पैथोजन का, इसमें नहीं होता है क्योंकि हम इसमें केमिकल या फिर हीट ट्रीटमेंट देते हैं। अब होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन मैंने बता दिया है कि दो तरीके की हो सकती है, दैट इज लाइव बट एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी मैंने आपको बता दिया। अब एक होता है, दूसरी होती है प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन, कि इसमें हम पूरा एंटीजन तो यूज नहीं करेंगे, उसका कोई पार्ट यूज करेंगे। तो इस प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन को हम सब यूनिट वैक्सीन भी बोलते हैं। सब यूनिट क्यों बोला? क्योंकि कोई सब पार्ट ही यूज करेंगे हम एंटीजन का, ठीक है ना। ये कोई भी हम जैसे बोल सकते हैं, हम कोई भी इसका स्पेसिफिक प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स यूज करते हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एकदम से एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, एकदम से एक्टिवेट कर देगा, ठीक है ना। नाउ इसके भी 3 जर्नल फॉर्म्स होती है सब यूनिट वैक्सीन की, ठीक है, तो इसकी भी 3 जनरल फॉर्म होती है सब यूनिट वैक्सीन की जो हम पढ़ते हैं, दैट इज इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है, या फिर टॉक्सॉइड्स। दूसरा होता है कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड्स। तीसरा होता है सरफेस तीसरा होता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ये सरफेस ग्लाइको प्रोटीन तो कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड को ही एक वो नाम दे रखा है, ठीक है ना। तो कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड को एक और नाम से बुलाते हैं क्योंकि ये सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है किसी भी पैथोजन की सरफेस पे। देन एक होता है रिकॉम्बिनेंट एंटीजन। तो अगर मैं टॉक्सॉइड वैक्सीन के बारे में बात करूं पहले, तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। हम इन जो सपोज करो किसी बैक्टीरिया ने एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करा, ठीक है, अब इन एक्सोटॉक्सिन को अगर हम केमिकली मॉडिफाइड कर दे, जिसकी वजह से ये अपनी एंटीजेनिसिटी को रिटेन करें बट नो लॉन्गर दे आर टॉक्सिक, मतलब ये टॉक्सिक ना हो, मतलब ये टॉक्सिक ना हो, मतलब अपनी पैथोजेनिसिटी को लूज कर दे। तो ये जो मॉडिफाइड एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं इनको ही बोलते हैं हम टॉक्सॉइड, और ये एफिशिएंट होती हैं एज कंपेयर टू दिस होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन,
ठीक है, बट इन दोनों के अलग अलग ही अपने मतलब अलग अलग ही वो हैं बेनिफिट्स और लॉसेस। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऐसी एक वैक्सीन की, तो इसमें आती है जैसे डिप्थेरिया वैक्सीन। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है वो डिप्थेरिया टॉक्सिन को रिलीज करता है, हम उसको केमिकली मॉडिफाइड करते हैं और किसी भी इंडिविजुअल में ट्रांसफर करते हैं सो दैट ही और शी बिकम सेफ फ्रॉम दैट डिप्थेरिया। ठीक है, डिजीज दैट इज डिप्थेरिया। फिर हम टेटनस वैक्सीन का बात करते हैं। तो टेटनस जो बैक्टीरिया होता है जो टेटानी जो कॉज करता है टेटनस डिजीज, वो भी एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, हम उसको भी केमिकली मॉडिफाई करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। अब कुछ वैक्सीन जो होती हैं मैंने दूसरी बताई थी कैप्सूलर वैक्सीन। ठीक है, कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, या फिर हम इसको बोलते हैं सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, इसकी एक ही लिमिटेशन है दैट कि ये एक्टिवेट नहीं करती है टी हेल्पर सेल्स को, ये टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर पाती है, ये सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और आईजीएम का प्रोडक्शन होता है, फिर क्लास स्विचिंग भी हो जाती है किसी किसी केस में। ठीक है, इनके लिए क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि ये जो कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ये सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये इतने एफिशिएंट भी नहीं होते हैं, तो हमें इनके साथ कुछ कैरियर्स को भी जोड़ना पड़ता है, कुछ कैरियर्स को भी जोड़ना पड़ता है। जो कैरियर होते हैं ये इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसमें हम क्या करते हैं अपने एंटीजन के साथ, दैट इज पॉलीसेकेराइड्स हो सकता है जो ये सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, वो एंटीजन के साथ हमें कैरियर को डालना पड़ता है, ये कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं और ये आपके इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इनहेंस करते हैं। ठीक है, तो ये जो कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन होती है, इसका एक तो यही है कि ये टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर पाती है, दूसरा ये सिर्फ बी सेल्स को कर पाती है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, सपोज आईजीएम का होता है। दूसरी बात, इनके इम्यूनोजेनिसिटी को मतलब इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करने के लिए इनके साथ कैरियर की एडिशन होती है, वो भी कोवलेंट अटैचमेंट करके। फिर अगर मैं थर्ड वैक्सीन की बात करूं, चलो थर्ड वैक्सीन की बात मैं ऐसे नहीं करूंगी। देखो, दो मेथड्स होते हैं किसी भी एंटीजन वैक्सीन को, प्योरिफाइड एंटीजन वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी प्योरिफाइड एंटीजन वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हूं तो दो तरीके होंगे। एक मेथड तो ये बोलता है कि मैं आइसोलेट करूं स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल किसी भी पैथोजन के अंदर से एंड उसको वैक्सीन के तौर पे एडमिनिस्ट्रेट कर दूं। ठीक है, मतलब मैं इसमें क्या करूं, आइसोलेट करूं कोई भी स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल और फिर उसको किसी भी पैथोजन के अंदर जाकर के पैथोजन कह रही, उसको एज एन वैक्सीन के तौर पे यूज करूं। ठीक है, या मैं क्या कर सकती हूं, सेकेंड मेथड जो होता है उसमें मैं क्या करूं, कोई भी क्लोन करूं अपनी जीन को, जो कोई भी मेरी जीन है मैं उसका क्लोन करूं और क्लोन करके ये पता लगाऊं कि वो क्या इम्यूनोजेनिक प्रोटीन बना रही है। ठीक है, और फिर मैं उसका एक्सप्रेशन कराऊं किसी भी बैक्टीरिया या फिर ईस्ट में या मेमेलियन सेल में, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन, तो इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन। सपोज करो, एग्जांपल देती हूं, ये मेरा हेपेटाइटिस बी वायरस है। ठीक है, और ये मेरा बैक्टीरिया है। ठीक है, तो मैंने बैक्टीरिया में से आइसोलेट करा है
प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए। और मैंने हेपेटाइटिस बी में से आइसोलेट कर रहा है हेपेटाइटिस बी एंटीजन जो उस जीन को प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। तो एंटीजन प्रोड्यूसिंग को मैं क्या करूं, इसको क्या करूं, एक रिकॉम्बिनेंट, मतलब ये जो जीन है ये प्लाज्मिड में ऐड कर दूं और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोडक्शन कर लूं। और फिर मैं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी ईस्ट सेल में इसका एक्सप्रेशन करवाऊं, या फिर कोई भी मैमेलियन सेल में इसका क्या करूं, मैं प्रोडक्शन कराऊं, और फिर इसमें से एक्सट्रैक्शन करूं या प्योरिफिकेशन करूं अपना हेपेटाइटिस बी एंटीजन को। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बन जाएगी। तो कुछ रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है और इसका एक एग्जांपल यही है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसका एग्जांपल है, ठीक है ना। देन जो नेक्स्ट वाली आती है, तो आपको समझ में आ गई, सब यूनिट की 3 वैक्सीन थी, दैट इज इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन वाली, कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वाली एंड रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वाली। अब इसके बाद जो आती है वो आती है, एक मिनट, आपकी डीएनए वैक्सीन्स। डीएनए वैक्सीन्स कौन सी होती हैं, इनको हम जेनेटिक वैक्सीन भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम जेनेटिक मटेरियल पैथोजन का यूज करते हैं इम्यूनाइज करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को। तो हम क्या यूज करते हैं, जेनेटिक मटेरियल किसी भी इंडिविजुअल का, सॉरी इंडिविजुअल कह रही, उस पैथोजन का किसी भी इंडिविजुअल को इम्यूनाइज करने के लिए, ठीक है। इस क्लास में वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं, सो हम फ्रेगमेंट लेते हैं पैथोजेनिक जीनोम के, जो कोई भी एंटीजेनिक प्रोटीन को इनकोड कर रहा होगा, और फिर हम उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे होस्ट सेल में, जहां पे जाकर के वो क्रोमोसोमल डीएनए से इनकोड हो जाएगा या फिर एक एपिसोम की तरह एग्जिस्ट करेगा, और एक्सप्रेशन होगा उस जीन का विद उस होस्ट के अंदर, जो फॉरेन प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा, जिसकी वजह से जो होस्ट होगा वो इम्यून सिस्टम उसका रिस्पॉन्ड करेगा उस फॉरेन प्रोटीन के, ठीक है, और इम्यूनोजेनिसिटी को मतलब इम्यून सिस्टम एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, मतलब इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करेगा कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इसका डायग्रामेटिक व्यू देखती हूँ, देखो सपोज करो ये रहा सेल, ठीक है। अब मैंने सपोज करो जीन ली है, कोई भी मैंने एक जेनेटिक मटेरियल या कुछ भी लिया है, ठीक है, जीन फॉर एंटीजेनिक प्रोटीन लिया, सपोज करो मैंने जीन फॉर, और इसको मैंने ये डीएनए में यहां पे इनकोड कर दिया है, ठीक है। अब ये डीएनए मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है सेल के अंदर, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है। तो अब ये जो एंटीजेनिक प्रोटीन है ये प्लाज्मिड कोड करेगा, ठीक है, एंटीजेनिक प्रोटीन्स आर कोडेड बाय प्लाज्मिड। तो ये एंटीजेनिक प्रोटीन्स हैं जो कौन कोड कर रहा है, प्लाज्मिड कोड कर रहा है। तो मैंने कोई भी अपनी जीन ली जो एक प्रोटीन बना रही थी, कहां से ली, अपने एंटीजन से ली, ठीक है, कोई भी जीन ली, उसको मैंने प्लाज्मिड में डाला, वो प्लाज्मिड मैंने डाला होस्ट में, और ये प्लाज्मिड जब इसने प्रोटीन का प्रोडक्शन करा, अब ये जो एंटीजेनिक पेप्टाइड था, अब ये प्रोटीन से ये एंटीजेनिक पेप्टाइड बन गए, ठीक है, और इसने क्या करा, ये एंटीजेनिक पेप्टाइड अब ये यहाँ पे एक्सपोज हो गए, और फिर क्या हुई है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्रिएट हो गई। तो ऐसे करके डीएनए वैक्सीन बनती है। सो द डीएनए इटसेल्फ इज नॉट इम्यूनोजेनिक, डीएनए खुद इम्यूनोजेनिक नहीं था,
बट जब हमने इसमें एंटीजन डाला, उस प्रोटीन प्रोडक्शन हुआ, वो फॉरेन प्रोटीन को हमारी बॉडी ने देखा कि ये तो भैया फॉरेन प्रोटीन है, इसको कैसे ना कैसे करके एलिमिनेट करो, तो अपना इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक करो। तो ये दोनों टाइप की इम्यूनिटी को वो कर रही थी, एक तो ह्यूमोरल एज वेल एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। ठीक है, अब एक इम्यूनिटी बचती है, जो वो बचती है, सॉरी एक वैक्सीन का टाइप बचता है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट। वैसे तो अगर आप और बुक्स को रेफर करोगे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन और बुक्स को रेफर करोगे तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैक्सीन और मिल जाएंगी, बट मेजर यही होती है, इसी टाइप की होती है। जैसे उसमें दे देंगे सब यूनिट वैक्सीन को अलग, टॉक्सॉइड वैक्सीन को अलग, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन को अलग, मतलब अलग अलग करके। बट ये सब एक जैसे सब यूनिट में 3 चीजें आ गई, उन तीनों को अलग अलग करके दे देंगे, तो नंबर ऑफ वैक्सीन के टाइप बढ़ा देंगे। बट ये सब एक दूसरे से ही जैसे सब यूनिट वैक्सीन वो 3 उसमें ही आ रही थी। ठीक है, अब मैं अगर बात करूंगी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन क्या होती है, तो इसमें पता ही चल रहा है कि वेक्टर का यूज होगा। हमने सपोज करो कोई भी पैथोजन था, उसमें से एक जीन को ली जो एंटीजन को कोड कर रही थी, और मतलब मैंने अपने पैथोजन में से जो एक जीन ली और ये जीन एंटीजन को कोड कर रही थी। अब मैंने इस जीन को किसी नॉन वायरुलेंट वायरस या बैक्टीरिया में डाल दिया। मैंने इसे किसी भी नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया में या फिर वायरस में डाल दिया। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये वेक्टर की तौर पे सर्व करेंगे हमारे, और जब मैं इन्हें होस्ट में डालूंगी तो ये रेप्लिकेट करेंगे और इस जीन का एक्सप्रेशन होगा, और ये जीन जब एक्सप्रेस करेगी तो प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा, और जब ये प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा तो हमारी जो सेल्स होंगे वो इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करेंगे, जिसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, या ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवोक होगी यानी कि बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन भी बनती है। ठीक है, तो इसका अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो कोविड-19 की जो वैक्सीन थी वो यही थी। अच्छा चलो, अब मैं कुछ वैक्सीन के नाम बता रही हूँ, प्लस मैं बता रही हूँ टाइप ऑफ वैक्सीन क्या थी। तो अभी तक मैंने आपको कितनी वैक्सीन पढ़ा दी, 1 2, दैट इज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, सब यूनिट के भी 3 टाइप्स थे, और एक होल ऑर्गेनिज्म के भी 2 थे। तो मेनली तो 4 ही हैं, बट उनके सब टाइप्स हैं, तो वो 7-8 में इंक्रीज हो रही है। अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल डिजीज की, तो एंथ्रैक्स के लिए जो टाइप ऑफ वैक्सीन है वो टॉक्सॉइड है, क्योंकि जो एंथ्रैक्स डिजीज है उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो टॉक्सिन्स का रिलीज करता है, एंड वो जो टॉक्सिन्स होते हैं हम उनको बाद में वो केमिकली इनएक्टिवेट करते हैं, और फिर टॉक्सॉइड वैक्सीन उसका एग्जांपल है। जैसे मैंने बताया था डिप्थीरिया वैक्सीन भी एक टॉक्सॉइड वैक्सीन है, या टेटनस वैक्सीन भी एक टॉक्सॉइड वैक्सीन है। अगर मैं बात करूं कि किल्ड बैक्टीरिया या एसेल्युलर प्रोटीन को की जो जैसे पर्ट्यूसिस, इसमें हम क्या करते हैं, जो बॉडी टेला पर्ट्यूसिस होता है उसको किल कर देता है, मतलब ये एक होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन का वो है, या इसका एसेल्युलर प्रोटीन वो है वैक्सीन है ये। ठीक है, ये दोनों हो सकती है। ठीक है, ये किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन भी हो सकती है, ठीक है, या फिर ये एसेल्युलर प्रोटीन भी इसका हम यूज कर सकते हैं, एसेल्युलर प्रोटीन वैक्सीन भी हो सकती है। सॉरी, टाइफाइड वैक्सीन जो है ये एक टाइप की किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन है, या फिर पैराटाइफाइड वैक्सीन, ये पैराटाइफाइड फीवर, ये भी एक किल बैक्टीरियल वैक्सीन ही है। जैसे टाइफस फीवर, ये भी
किल बैक्टीरियल वैक्सीन का ही एक एग्जांपल है। जैसे अगर मैं वायरल डिजीज में बात करूं तो मीजल्स, ये एक एटीन्यूएटेड होल ऑर्गेनिज्म एटीन्यूएटेड वायरस वैक्सीन है। जैसे कि मम्प्स, वही होल ऑर्गेनिज्म एटीन्यूएटेड वायरल वैक्सीन है। रुबेला होल ऑर्गेनिज्म एटीन्यूएटेड वायरल वैक्सीन है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा इनएक्टिवेटेड है, होल ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस बी की, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये भी एक टाइप की इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, ठीक है। तो वैक्सीन्स तो आई थिंक सो मेरे हिसाब से आज यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे एक बार फिर बोल सकते हैं, मैं इसकी एक और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, बट आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।